नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, सफलता की जो कहानियाँ होती हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, हमारे अंदर जो डर जो हिचकिचाहट होती है उसे दूर करती हैं। तो इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम इसीलिए ऐसे प्रगतिशील किसान भाइयों से आपको मिलवाते हैं जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान भाई कार्यक्रम में मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे उनकी सफलता की कहानी और साथ ही साथ बात करेंगे आगामी खरीफ बुआई में कौन कौन सी फसलें किस प्रकार ली जानी चाहिए और किसान भाइयों को खरीफ की फसल या ख़ासतौर पर धान की फसल लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं शशि कुमार पांडे जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप रीवा की त्योंथर तहसील के बघावरी गांव से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो शशि जी, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। तो शुरुआत शशि जी यहीं से करते कि खेती किसानी की शुरुआत कैसे हुई आपके परिवार में? आपने शुरुआत की या पहले से ही ये खेती किसानी का सिलसिला चल रहा था? नहीं, हमारे यहाँ तो ये पारंपरिक रूप से खेती का काम चल रहा है। जिस तरह से हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मुझे भी खेती का काम विरासत में मिला है, तो अन्य कामों के साथ खेती को प्राथमिकता के साथ हम लोग भी करते हैं। और मैंने शुरुआत नहीं की है, बल्कि सीधा कहें कि ये हमको विरासत में मिला है। जी। तो संयुक्त परिवार की खेती होती है, कितने रकबा या कितने एकड़ में अभी आप लोग खेती कर रहे हैं? हाँ, हमारा संयुक्त परिवार है और हम लोग लगभग 50 एकड़ में खेती कर रहे हैं और वो भी हमें विरासत में ही मिला है। जी। और सभी लोग मिल कर के कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें विशेष भूमिका निभा रहे हैं, कुछ सदस्य जिसमें मैं भी हूँ, और कुछ लोग अपने दूसरे कामों में लगे हैं और उसके सपोर्ट में रहते। तो मुख्यतः कौन कौन सी फसलें आप लोग लेते हैं शशि? मुख्य रूप से तो खरीफ की फसल जैसे बात करें, अभी जो शुरुआत होने जा रही है, तो मुख्य फसल तो इस समय खेती धान की ही हम लोग ले रहे हैं। जी। कुछ और भी हैं खरीफ के समय की, जैसे अरहर, मूंग, तिल, तिली और इस तरह के जो अनाज हैं उनको भी हम लोग पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कुछ व्यावसायिक तरीके से करने का प्रयास करते हैं, तो वो धान की ही खेती है। अच्छा, तो शशि जी अब ये बताइए कि जब आपने खेती किसानी की शुरुआत की थी तो परंपरागत खेती में क्या बदलाव कुछ किया आपने? काफ़ी बदलाव हुए हैं। जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय नई तकनीकों में से काफ़ी कुछ कम थे। जैसे हल बैल से खेती हुआ करती थी, ट्रैक्टर का और मशीनरी का बहुत कम उपयोग होता था। और खाद का बहुत कम उपयोग होता था। धान बोते थे तो हम लोग ऐसे फेंक दिया करते थे, जिसको हमारे यहाँ छिटुआ बोलते हैं। छिटुआ सिस्टम से हम लोग खेती किया करते थे। अब उसमें काफ़ी चेंजेज आए हैं। काफ़ी कुछ जुताई और गहाई सब कुछ जो है उसमें मशीनों का उपयोग होने लगा है। तो ये बताइए शशि जी कि जो बदलाव आपने किए उससे क्या फ़ायदे मिले आपको? एक बात तो ये कि बदलाव मैंने नहीं किया, समय ने किया। समय की मांग थी तो वो बदलाव करना पड़ा। अच्छा। और सभी लोग, हमारी पीढ़ी के किसानों ने, सभी लोगों ने किया, तो उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो उत्पादन क्षमता हमारी बढ़ गई। ठीक है। उत्पादन बहुत हो गया है। और एक तरह से पहले पारंपरिक लागत में कमी आई। लागत में कमी तो नहीं कह सकते। अगर पहले की तुलना में देखें तो लागत ज़्यादा हुई है। अच्छा। लेकिन उत्पादन जब देखें तब लगता है कि लागत कम है। यानी मुनाफा बढ़ा है। हाँ, मुनाफा बेशक। तो शशि जी फ़ायदे क्या मिले इन बदलावों से? फ़ायदे बहुत कुछ मिले हैं। देखिए, हुआ क्या है कि पहले में अब में अंतर को देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ी है और खेती का रकबा घटा है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में यदि वृद्धि नहीं होगी जी तो उस खेती का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि पहले जो हम खेती करते थे वो केवल अपने खाने के लिए अनाज पैदा करते थे, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत कम थी। अब हमको उसी अनाज को बेच करके अपनी गृहस्थी के और भी जो काम हैं उनकी भी पूर्ति करनी पड़ती है। तो
जो हम परदेश जाया करते थे वहाँ से कमा के ले आते थे, और अन्य चीज़ों की भरपाई हम उससे करते थे, उसको हम अपनी खेती से ही अपने घर में रह करके मेहनत करके और उसी से पैदावार ले करके उसकी आमदनी से हम अपना काम कर लेते हैं। तो फायदे तो बहुत हुए हैं इस नई तकनीक से। यानी इसमें फ़ायदे ये भी रहे कि लागत कुछ कम हुई, समय की बचत हुई, श्रम की बचत हुई, हाँ, है ना। बिल्कुल। ये आपने बताया कि धान की फसल आप लोग लेते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे कि और कौन कौन सी फसलें किसान भाइयों को लेनी चाहिए खरीफ के इस मौसम में? देखिए, किसान की यदि बात करें तो केवल फसलों तक किसान सीमित नहीं रहता है। एक किसान, सफल किसान वो कहलाता है जी। जिसके गृहस्थी में दूध भी हो, फल भी हों, सब्जियां भी हों, अनाज होना ही चाहिए। मतलब अधिक से अधिक चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में खेती से संबंधित चीज़ें हम लोग खरीदने जाते हैं शहर में रह करके, तो गांव में किसानी में वो सारी चीज़ें हम अपने उपयोग के लिए हम पैदा करें। फिर रही बात खरीफ के फसल की, तो खरीफ के फसल में विशेष रूप से फल के अनाज के साथ साथ सब्जियों के तरफ भी हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जो बरसाती सब्जियां होती हैं उन पर भी हमको ध्यान केंद्रित करके उनकी भी बुवाई अब हमको कर देनी चाहिए, और करने का समय है। जो जागरूक किसान हैं वो करते भी हैं, वो कर रहे हैं। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बिल्कुल, तो शशि जी, बुआई के लिए किस प्रकार की तकनीक का आप उपयोग करते हैं? उपचारित बीज का क्यों इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। बुवाई के लिए तैयारी सबसे पहले तो ये कि हमको बुवाई के लायक खेतों को हम तैयार करें। तो उसके लिए गर्मी से अभी तक में इस तरह से खेतों की जुताई हम लोग करते हैं कि खेत बुवाई के लिए पूरी तौर पर तैयार हो जाएं। उसमें मिट्टी परीक्षण से लेकर के और मिट्टी परीक्षण के बाद क्या क्या हमको आवश्यक हैं उसमें
खाद वगैरह डालना, उस तरह से सबसे पहले हम खेतों को तैयार करते हैं। अब समय आ गया है कि हम बेहन डालें, हमारे यहाँ बेहन बोलते हैं। पहले धान को हम बो देते हैं सघन में, और फिर उसको उखाड़ करके उसकी रुपाई करते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि हम बेहन डाल दें। बेहन प्रायः लोगों ने डाल दिया है, कुछ लोग डाल रहे हैं अभी, तो उसकी तैयारी लगभग शुरू है। और जैसे ही पानी खेतों में भर जाता है, प्राकृतिक पानी, जी जी, उसके साथ हम लोग वो उसकी रुपाई शुरू कर देंगे। और खेतों, रही बात उपचार की, जी उपचारित बीज, तो उपचारित बीजों की, तो इस समय मार्केट में जो बीज मिल रहा है लगभग वो उपचारित बीज मिलता है। अच्छा अच्छा, और हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ की मदद काफ़ी कुछ मिल जाती है। सरकार का ध्यान काफ़ी केंद्रित है इस तरफ, खेती किसानी की तरफ। तो कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हो गई है। जिस तरह पहले आर्किटेक्ट को लोग महत्व नहीं देते थे, जैसा मन आया घर बना लिया, उसी तरह खेती में परिवर्तन हुआ है। जैसा मन होता था वैसा बो देते थे, जो हुआ वो काट लिए और उसी में संतोष कर लिए। अब समय परिवर्तित हुआ है, अब वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करना चाह रहे हैं, उस तरफ ध्यान। तो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनसे हम सलाह लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, और जिस तरह का बीज वो हमको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो बीज हम लोग खरीदते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, उपचारित बीजों का बड़ा महत्व है, और शशि जी भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप भी अपनी खेती के लिए जो प्रमाणित बीज हैं, जो उपचारित बीज हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। खाद बीज खरीदते समय हमारे किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, शशि जी क्या सलाह देंगे आप? एक तो विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा, सबको आज मालूम हो गया है, सरकार ने काफ़ी कुछ प्रचार किया है, किसान भी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। रासायनिक खादों के साथ साथ, अभी उसके साथ साथ कहेंगे, इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि रासायनिक खाद बिल्कुल कम, जैविक खाद का हम ज़्यादा उपयोग करें। अच्छा, तो खादों के विषय में तो जैविक खाद उपयोग करने की जो विधि हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, उस तरह से हम जैविक खाद का उपयोग करें। जैविक खादों का उपयोग करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि पशुधन हमारे पास हो, ठीक है। वो भी कृषि का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जो आज पशुओं के साथ बड़ी बेकदरी का व्यवहार लोग कर रहे हैं, उसमें कमी आएगी। तो खादों का उसका उपयोग करें, जैविक खाद का। उसके अलावा जो मार्गदर्शन हमारे वैज्ञानिक लोग दे रहे हैं और कृषि विस्तार अधिकारी वगैरह दे रहे हैं, उसका पालन करते हुए उस मात्रा में, उस अनुपात में खादों का उपयोग करें। ठीक है। और विशेष रूप से मेरा निवेदन ये है कि जैविक खाद का ज़रूर उपयोग करें, उसके बड़े फायदे हैं, बहुत सारा बताया गया है। अगर आज की चर्चा में केवल जैविक खाद का ही चर्चा करेंगे, बहुत सारा समय चला जाएगा। चलिए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम ये भी बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को कि शशि कुमार पांडे जी एक अधिवक्ता भी हैं, तो विधिक सलाह किसान भाइयों को आपकी ओर से क्या है शशि जी? यानी खाद बीज अगर खरीद रहे हैं, अमानक ना हो या कभी किसी परेशानी में किसान भाई आ जाते, तो उनके पास क्या अधिकार होते हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और आज अपने फायदे के लिए अधिकांश लोग दूसरे को बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। उनका फ़ायदा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में चमकते हुए पैकेट में क्या बेच देंगे, वो कोई भरोसा नहीं है। हमारे साथ भी, किसानों के साथ भी ऐसा हो रहा है। पता चला एक बोरी हम धान ले आए, उसकी बेहन डाले, ये पता चला कि जितने रकबा में बोने के लिए हमने लिया था, पता चला कि उसके चौथाई हिस्से के लिए हुआ, बाकी सब खत्म हो गए, बीज अंकुरित ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और उनको सजा देने के लिए आप जब भी कोई चीज़ खरीदें तो उसकी एक पक्की रसीद, प्रयास ये करें कि जो रजिस्टर्ड दुकान है उससे खरीदें। अच्छा। और उस रजिस्टर्ड दुकान से खरीदने के बावजूद भी उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो रसीद बनती है, वो रसीद अवश्य रूप से लें। यदि आपके साथ कहीं ऐसा धोखा होता है
तो तमाम उपभोक्ता फोरम हैं, न्यायालय है आपके साथ, जी। और यदि आपके पास रसीद है आप प्रमाणित कर ले जाएंगे कि हमने यहाँ से ख़रीदा था और तरीके का लाभ नहीं हुआ और सेवा में कमी किया है अच्छा। दुकानदार ने, तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई आपको वो करेगा और उसको सज़ा भी न्यायालय देगा। जितना आपका नुकसान हुआ है निश्चित रूप से उसको दिलवाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से आप पक्की रसीद उससे ज़रूर लें और उसको संभाल के रखें। तो देखिए किसान भाइयों, शशि जी ने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं कि खेती किसानी में मेहनत के साथ साथ जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और उन्होंने धान की बुआई के बारे में अहम जानकारियाँ आपको दी, तो साथ ही साथ उपचारित बीज का महत्व भी बताया, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर आप खाद बीज खरीद रहे हैं तो उसके पूरे दस्तावेज़ अपने पास रखें, रसीदें अपने पास रखें, ताकि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, आपका नुकसान होता है, तो आपको उसकी भरपाई भी हो सके। किसान भाइयों, में एक और बात आपको बताना चाहेंगे, शशि जी किसान तो है ही हैं, विधिक सलाहकार भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक लोक गायक भी हैं। और देखिए, खेती किसानी और लोक गीत संगीत का बड़ा गहरा जुड़ाव है, लगाव है। खेतों में जब किसान अकेला हल चलाता है या ट्रैक्टर चलाता है तो गीत ज़रूर गुनगुनाता है। तो चूंकि जब लोग गायक अगर हमारे साथ में हैं तो फिर हम उनसे बारिश के सुहावने मौसम में कोई लोकगीत ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो शशि जी, हमारे किसान भाइयों के लिए आपकी ओर से कौन सा लोकगीत आप आज प्रस्तुत करना चाहेंगे? कृषि प्रधान देश है तो निश्चित रूप से खेती से संबंधित लोकगीत तो होते ही हैं, और लोकगीतों को यदि वर्गीकृत करें हम तो हमारे यहाँ 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है उनका। श्रम परक गीत, संस्कार परक गीत और उसके अलावा ऋतु परक गीत। अच्छा। तो प्रायः जब खेतों में काम करते हैं हम, तो उस समय एक तो ऋतु परक और श्रम परक दोनों तरह के गीतों का मिला जुला जो मिश्रण होता है, उस तरह के गीतों को हम गुनगुनाते हैं और उसमें थकान काफ़ी कुछ कम हो जाती है। अच्छा। हम कोई भी काम अपने इंटरेस्ट का करें, प्रसन्न होकर के करें, तो थकान हमको महसूस नहीं होती, और बिना मन के करें तो निश्चित रूप से हम थक जाते हैं, और वो थकान मन से संबंध रखती है, शारीरिक श्रम से ज़्यादा संबंध नहीं रखती। जी, जी। अभी जैसा आपने चर्चा किया कि अब इस समय जब हम खेतों में जाते हैं बरसात के समय में, तो हम कौन से गीतों को गुनगुनाते हैं, हमारे श्रमिक कौन से गीत गुनगुनाते हुए काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बरसात के समय में हमारे यहाँ 3-4 तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, उनमें जिनमें कजरी, हिंदुली, वर्षा गीत और झूला गीत। अच्छा। मैं अब चूँकि साथ में संगत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तो उनकी वैरायटी गुनगुना करके उसकी धुन पर बता सकता हूँ, कुछ शब्द आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले एक विकास गीत मैंने गाया था कभी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें मेरा निवेदन भी छुपा हुआ है और प्रासंगिक भी है। पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है। तो वो विकास गीत का मुखड़ा मैं आपको सुना रहा हूँ। धरती मैया के कोखी से, धरती मैया के कोखी से रतन उगाबा, रतन उगाबा, किसान भाई पेड़ लगावा, किसान भाई पेड़ लगावा। ये तो निवेदन था, और ये पारंपरिक गीत नहीं था। हमारे यहाँ जो पारंपरिक गीत गाए जाते हैं तो उसमें कजरी बड़ा महत्वपूर्ण गीत है। प्रायः वो फीमेल वॉइस का गीत है, महिलाएं उसको गाती हैं। तो कजरी, कजरी खेली ले जनक दुलारी, नैहर दूलम हुई ना, नैहर दूलम हुई ना, कि नैहर दूलम हुई ना, कजरी खेली ले जनक दुलारी, नैहर दूलम हुई ना। ये कजरी हमारे यहाँ गाया जाता है। चलिए, वाह। तो देखिए, शशि जी ने समा बांध दिया। बारिश के इस मौसम में इतना खूबसूरत उन्होंने कजरी सुनाई है।
और हमें भी बड़ा आनंद आया शशि जी। तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और आपकी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, मार्गदर्शन क्या दूं। किसान तो सभी लोग किसान हैं, हमसे बड़े बड़े किसान हैं, जी जी। तो उनको मार्गदर्शन सलाह नहीं दे सकता, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर निवेदन ये ज़रूर करूंगा कि खेती को अब दोयम दर्जे का काम न माने। खेती हमारी अस्मिता है, हमारे देश की अस्मिता है, वाह। उसको बड़े शौक से करें, बड़े गर्व के साथ करें और नई तकनीक जो है वैज्ञानिक तरीके से करें। आपके जितने दुख रहे हैं पुराने समय से अभी तक खेती को लेकर के, वो सारे दूर हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों का ध्यान खेती की तरफ आ रहा है और खेती से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उन सारों को अपनाएं। खेती आज उद्योग है, खेती की मजबूरी नहीं है, खेती आज आवश्यकता है। तो खेती में पेड़ लगाना, पशुपालन और भी इससे संबंधित जितने कार्य हैं उनको इससे जोड़ करके करें। निश्चित रूप से आप ही इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात कही है शशि जी ने और उनके अनुभवों के आधार पर की और हमारे किसान भाइयों का हौसला भी बढ़ाया। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कहीं और हमें बहुत बढ़िया कजरी भी सुनाई। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। जैविक खेती ने बदली किस्मत, धान का कटोरा बालाघाट, सोयाबीन बोने में रहे सावधानी, पोषक का भंडार सहजन, किचन गार्डन महकाएं। अब खबरें विस्तार से। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नित्य नई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जैविक खेती किसी किसान की किस्मत भी बदल सकती है। इसकी मिसाल है आगरमालवा जिले के बिन्नाएगा गांव के किसान राधेश्याम। मात्र 1 एकड़ जमीन पर राधेश्याम ने गैर परंपरागत फसल जैसे मसाला और औषधि फसलें उगाकर खूब मुनाफा कमाया। खेती में किसान ने किसी भी तरह के रासायनिक का प्रयोग करने के बजाय केचुआ खाद, गोबर जैसी जैविक खाद का प्रयोग किया। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ने के साथ ही राधेश्याम ने खेत के पास की बंजर जमीन खरीदकर उसे भी अपनी मेहनत से उपजाऊ बना दिया। राधेश्याम को उनकी मेहनत और लगन का फल भी मिला और देखते ही देखते उनकी कमाई तो बढ़ी ही, साथ ही अन्य लोगों को भी वे रोजगार देने में सक्षम हो सके। आज राधेश्याम अन्य किसानों के भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उनके खेत में उगे मसाले देश विदेश की रसोइयों को महका रहे हैं और उनके भोजन का स्वाद बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये मसाले खूब खरीदे जा रहे हैं। उनके इस कार्य को खूब सराहा भी जा रहा है। कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से राधेश्याम पुरस्कृत भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को धान का कटोरा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ धान की फसल बहुतायत में होती है। बालाघाट जिले में लगभग 80% हिस्से में धान की खेती होती है। यहाँ आज भी खेती में अधिकतर पारंपरिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ उगने वाले चिन्नौर चावल की किस्म को जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग मिलने से अब चिन्नौर की महक से न केवल हमारा देश बल्कि दुनिया भर के देश भी महकेंगे। बालाघाट जिला प्राकृतिक रूप से धान उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ प्राचीन समय से ही चावल की ढेरों किस्में उगाई जाती रही है। चिन्नौर का जिक्र प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ लोकगीतों में भी मिलता है। बालाघाट के चिन्नौर की किस्म अत्यंत स्वादिष्ट और खुशबूदार है। जीआई टैग मिलने के बाद अब बालाघाट में धान का रकबा भी बढ़ाया गया है। चिन्नौर अधिक ऊंचाई की धान होती है जो तेज हवा में कभी कभी गिर जाती है, जिससे इसका दाना कमज़ोर हो जाता है। कृषि विशेषज्ञ अब चिन्नौर की बोनी किस्म तैयार करने के लिए भी शोध कर रहे हैं। सोयाबीन की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही है। मानसून आने के कुछ समय बाद ही सोयाबीन की बुआई शुरू हो जाती है। यदि किसान इसकी बुआई में कुछ सावधानी रखे तो उनके मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। सोयाबीन को कम अथवा अधिक वर्षा से बचाने के लिए किसान ऊंची क्यारी विधि अथवा रिज एंड
फरो विधि से बोनी करें। इस विधि का उपयोग करने से जल भराव की स्थिति में पौधे खराब होने की संभावना कम होती है। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें और उचित बीजोपचार के बाद ही बोनी करें। सोयाबीन के अधिक फैलने वाली किस्मों के कतारों के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर और कम फैलने वाली किस्मों में कतारों के बीच 30 से 35 सेंटीमीटर का अंतर रखना उचित होगा। इससे हवा और धूप पौधों के निचले हिस्से तक भी आसानी से पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को सोयाबीन की बोनी मानसून आने के बाद 100 मिलीमीटर वर्षा होने के बाद ही करना चाहिए। गुणों से भरपूर सहजन यह एक बहुउपयोगी पेड़ होता है। सहजन को मोरिंगा, मुनगा, सुजना आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पेड़ की खासियत है कि इसके सभी हिस्से अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके फल, फूल, पत्तियां, बीज सभी होते हैं पोषण से भरपूर। इसकी खास बात यह है कि यह पौधा 6 से 10 मीटर ऊंचा होता है और मात्र 5 से 6 महीने में ही फल भी देने लग जाता है। यही कारण है कि इसको आसानी से घर पर भी उगाया जा सकता है। सहजन में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सोडियम सहित ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी और उपयोगी हैं। तभी तो कुपोषण दूर करने के लिए सहजन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। इसका पौधा गर्म इलाकों में आसानी से फल फूल जाता है। सहजन के पौधे का रोपण गड्ढा बनाकर किया जाता है। गड्ढा तैयार करने के लिए उसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर सिंचाई भी की जानी चाहिए। फूल आने के समय अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। न अधिक गीली और न अधिक सूखी मिट्टी होनी चाहिए। हल्की सिंचाई के लिए ड्रिप या फव्वारे का प्रयोग किया जाना चाहिए। कीटों का उचित प्रबंधन करके पेड़ को नुकसान से बचाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार सहजन की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए किसान इससे खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आपको बागवानी का शौक है और घर में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है, तब भी आप कुछ उपयोग पौधे आसानी से गमले में भी उगा सकते हैं। जैसे पुदीना जो है औषधि गुणों से भरपूर। इसे आप पत्ते निकालकर जड़ वाली डंडी से लगा सकते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले इस पौधे की खुशबू से आपका घर आंगन महक उठेगा। धनिया पत्ती हमारे खाने की शान होती है। इसे भी 2 टुकड़ों में तोड़कर क्यारी या गमले में फैला दें। थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए और बस तैयार है हरा भरा धनिया। ये थे आज के हमारे कृषि समाचार। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।